आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नमा एकेडमी पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास एसएस बुक का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 नाम है आर्थिक विकास। ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का पूछा जाता है और इस चैप्टर नंबर 15 से 2 सेक्शन ए के पूछे जाते हैं लगभग, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर को हम एकदम पूरी तरह से समझेंगे ताकि इसमें से एक भी मार्क्स आपका न कटे। हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति की हर सुबह अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि आर्थिक विकास की बात करें तो कुछ व्यक्ति प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद भी उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और कुछ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पूरी की पूरी सुविधाओं का उपभोग करते हैं और आनंद लेते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति का उत्पन्न होने का कारण क्या है, और इसी कारण को हम जानेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 आर्थिक विकास के अंदर। विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि विकास क्या होता है। विकास क्या होता है? विकास यह अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास क्या है? अपनी बुक के अनुसार यह अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। बोर्ड में यह लाइन उठाकर भी दे सकता है कि विकास क्या है। इसके अंदर यहां पर रिक्त स्थान दे सकता है और ये लाइन पूछ सकता है। तो विकास क्या है? ये अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन की क्या है? प्रक्रिया है। यहां पर अनेक पक्ष, इन अनेक पक्ष का अर्थ क्या हुआ? यानी विकास होता है उसके अंदर अनेक पक्ष शामिल किए जाते हैं। जैसे कि हम देखें तो सामाजिक विकास, इसके बाद के अंदर आर्थिक विकास, इसके बाद के अंदर राजनीतिक विकास, और इसके बाद के अंदर बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, ये तो है विकास के अनेक पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक। इन सभी पक्षों में से अपन को कौन सा पक्ष पढ़ना है? केवल आर्थिक पक्ष। विकास का कौन सा पक्ष पढ़ना है? आर्थिक पक्ष। इस आर्थिक पक्ष के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है? इस आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे। आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को दर्शाता है। सबसे पहले कि आर्थिक विकास किसको दर्शाता है? यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को दर्शाता है। सतत का क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। यानी जो लगातार किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उनको दर्शाने का काम कौन करता है? आर्थिक विकास करता है। समझ में आया? इसके बाद आर्थिक विकास में मुख्य 3 बातों को शामिल किया जाता है। हमारी बुक के अनुसार आर्थिक विकास में मुख्य कितनी बातों को शामिल किया जाता है? 3 बातों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले देखें तो देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि का होना। यदि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है तो उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। इसके बाद के अंदर दूसरा, देश की
प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि का होना। यदि किसी भी देश में देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है तो उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। इसके बाद के अंदर तीसरा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना। यदि लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है तो उस देश का आर्थिक विकास भी हो रहा है। हम तुलना करें 1947 और 2025 की, तो 1947 के अंदर जो सुविधाएं लोगों को प्राप्त थी और जो आज सुविधाएं प्राप्त है उसके अंदर कितना अंतर आया है। 1947 के अंदर हमारे लोगों का आवास, हमारे लोगों का भोजन, हमारे लोगों का रहने का तरीका, हमारे लोगों के पास में सुख सुविधाएं, और उन सुख सुविधाओं में कितना परिवर्तन आया है, कितनी वृद्धि हुई है, तो इसकी गणना किसमें की जाती है? आर्थिक विकास के अंदर की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। क्या राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? तो देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा क्या है कि देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आया कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना किसके माध्यम से की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है जीडीपी के माध्यम से। मुख्य रूप से किसमें की जाती है? जीडीपी के माध्यम से की जाती है। हम जीडीपी की फुल फॉर्म देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? जी का ग्रोस, डी का डोमेस्टिक और पी का प्रोडक्ट, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। इस जीडीपी के अंदर किसको शामिल किया जाता है? इस जीडीपी के अंदर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंदर उत्पादित होने वाली सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। किसमें? जीडीपी के अंदर। इन अंतिम मूल्यों को जोड़ करके और क्या निकाली जाती है? जीडीपी निकाली जाती है, यानी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। समझ में आया कि राष्ट्रीय आय पहले तो होती क्या है? देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद इसकी गणना किसके माध्यम से की जाती है? तो इसकी गणना जीडीपी के माध्यम से की जाती है। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद के अंदर जीडीपी के अंदर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्पादित होने वाली सेवाएं और वस्तु का अंतिम मूल्य जोड़ करके और किसको निकाला जाता है? राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। हमारी बुक के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय 2011-12 में कितनी थी? 87,36,039 करोड़ रुपए थी। कब? 2011-12 के अंदर। वह बढ़ करके 2015-16 के अंदर 2015-16 के अंदर कितनी हो गई? 1,35,67,192 करोड़ रुपए हो गई। ये तो अपने बुक के अनुसार, जो हमारी बुक में दे रखी है राष्ट्रीय आय, तो उस बुक के अनुसार हो गई। लेकिन हमने देखा है कि राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है कि राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि को शामिल किया जाता है। यानी हम बात करें 1947 के अंदर, 1947 के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय थी, वह कितनी थी? वह थी 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। कितनी थी? केवल 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो बढ़ करके कितनी हो गई? जो बढ़ करके 2015 के अंदर 1,35,67,192 करोड़ रुपए हो गई। यानी लगातार इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और यही हम क्या पढ़ते हैं? आर्थिक विकास के अंदर मुख्य 3 बातें पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि को होना, यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय की सतत वृद्धि हो रही है तो हमारे देश का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। इसके अलावा
हम देखें कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, किसको प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। प्रति व्यक्ति आय हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड यानी विभाजित करना पड़ेगा। एग्जाम में ये सूत्र पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। हम देश की कुल राष्ट्रीय आय के अंदर देश की कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वह कितनी है, 1,00,000 करोड़ रुपए है। कितनी है, 1,00,000 करोड़ रुपए है। और उस देश की जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़। तो हम इस 1,00,000 करोड़ को 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करोड़ से करोड़ काट दो और जीरो से जीरो काट दो। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बची, 1,000। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बची, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति हुई। कितनी हुई, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। हम भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर किस प्रकार से वृद्धि हुई इसका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो 1947 में प्रति व्यक्ति आय थी भारत की 265 रुपए। केवल कितनी थी, 265 रुपए, जो बढ़ करके 2023 के अंदर कितनी हो गई है, 1,70,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। यानी भारत का आर्थिक विकास लगातार हो रहा है, क्योंकि देश की कुल राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि हो रही है। ये हमने यहाँ पर देख लिया कि 1947 के अंदर 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2015 के अंदर बढ़ करके कितनी हो गई, 1,35,67,192 करोड़ रुपए हो गई है। और उसके बाद के अंदर प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। तो 1947 के अंदर भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 265 रुपए, जो 2023 के अंदर बढ़ करके 1,70,000 रुपए हो गई। हम एक बार इसका वापस रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले विकास के अंदर अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके बाद के अंदर आर्थिक विकास, ये आर्थिक विकास या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद के अंदर आर्थिक विकास में मुख्य 3 बातों को शामिल किया जाता है, देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि का होना, देश की प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि का होना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार का होना। तो आर्थिक विकास में मुख्यतः इन 3 बातों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय कहते किसे है, तो देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना जीडीपी के माध्यम से की जाती है और इसके अंदर जीडीपी के अंदर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तु का अंतिम मूल्य जोड़ा जाता है। 2011 की भारत की राष्ट्रीय आय की बात करें तो 87,36,39 करोड़ रुपए थी, जो बढ़ करके 2015 के अंदर कितनी हो गई, 1,35,67,192 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद के अंदर प्रति व्यक्ति आय, ये देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त की जाती है और इसका सूत्र है
देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे का वापस रिवाइज भी कर लिया है। दोस्तों, हम इस आर्थिक विकास के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।